इंटेलिजेंस क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, थिंकिंग कितने टाइप्स की होती है, इंटेलिजेंस कौन सी अच्छी होती है, इंटेलिजेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में कैसा संबंध होता है, इस पूरे टॉपिक के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन फोकस रहने वाला है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आज आपके साथ सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटेलिजेंस जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि इसके जैसी और कई वीडियोस और सीटेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, इंटेलिजेंस। तो अगर हमारे सामने वर्ड आता है इंटेलिजेंस तो क्या कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनता है? हिंदी में इसको बुद्धि कहते हैं। तो देखिए, अगर वैसे तो कई सारी डेफिनेशंस हैं, तो मैंने यहाँ डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं क्योंकि डेफिनेशंस आपको समझ होनी ज़रूरी है कि आप समझते क्या है उस टर्म से। तो अगर मैं वेस्टलर, जो बहुत ही उनकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं बहुत फेमस है कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि एग्रीगेट का मतलब है कंप्लीट और ग्लोबल कैपेसिटी, क्षमता होती है ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की, जो व्यक्ति है उसकी एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली, जो कि क्या कर सकता है, प्रभावपूर्ण तरीके से डील कर सकता है, टू एक्ट रेशनली, और तर्कपूर्ण तरीके से क्या कर सकता है, एक्ट करता है, एंड टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वायरमेंट। अपने चारों तरफ के पर्यावरण में जब व्यक्ति क्या कर पाता है, प्रॉपर तरीके से एक्ट कर पा रहा है, सही तरीके से तर्कपूर्ण तरीके से लॉजिक लगा के सोच पा रहा है, तो यही जो उस व्यक्ति की अपनी क्या है, एक आप कह सकते हैं कैपेसिटी है जो उसको पूरे एक रूप में दिखाई देती है, वही उसकी क्या है, बुद्धि है। ओके, सो इंटेलिजेंस की वेस्टलर की डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर इन्वायरमेंट। ओके, और अगर आप अदर डेफिनेशंस पे जाएंगे तो एक आपके बिने ने ही डेफिनेशन दी है कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। यस, इंटेलिजेंस बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। अब ये बुद्धि परीक्षण क्या होता है अभी हम समझेंगे। अब देखिए, जो आपका इंटेलिजेंस है ये एक लैटिन वर्ड इंटेलिजेयर से मिलकर बना है। किससे मिला है? इंटेलिजेयर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि उसको क्या करना, समझना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कुछ डेट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन डेट्स को काफ़ी अच्छे से समझिए। तो पहले तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो अगर आपसे टेस्ट पूछे, क्या पूछे, टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, तो वो किसने दिया, तो बिने और साइमन। ठीक है, अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, बट बिने और साइमन सही है। तो बिने और साइमन ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, कब दिया है, 1905 में। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज गिवन बाय बिने एंड साइमन इन 1905। ये तथ्य आपको अच्छे से याद रखना है। 1908 में जाके मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है बिने ने। अब इसको हम कैसे याद रखें, क्योंकि अभी तो मेंटल एज है, फिर थोड़ी देर बाद आएगा कि फॉर्मूला किसने अपडेट किया। तो इसको याद करने के लिए आप इसको MBA से याद कर सकते हैं या MB से भी याद कर सकते हैं। सही है कि MBA ज़्यादा कैची है। तो दिस इज मेंटल, दिस इज बिने, दिस इज एज। मेंटल एज के बीच में आप किसको रख दिए, बिने को रख दिए। सो दिस इज, ये क्या है आपका, मेंटल है, दिस इज बिने एंड दिस इज एज, तो MBA। अब अगली बार जैसे ही आपको आएगा कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए मेंटल एज बिने, करेक्ट। तो MBA से आप इसको याद रखिए, मेंटल एज वाज गिवन बाय बिने इन 1908 और 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था। अब IQ, जो ये पूरा IQ है, अभी हम फॉर्मूला के ऊपर भी आएंगे, जो पूरा IQ है इसको 1912 में स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने। तो देखिए, जब आपके कुछ फेमस नाम है जैसे टर्मन, स्टर्न, बिने, साइमन, इन लोगों ने इसमें काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस के ऊपर क्या किया है, वर्क किया है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? SIQ से याद कर सकते हैं, SI से भी कर सकते हैं कि IQ का पूरा है, SIQ से भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, स्टर्न इंटेलिजेंस कोशेंट दिए हैं। स्टर्न ने क्या दिया, इंटेलिजेंस कोशेंट। चूंकि एक आग भी अगर आप पकड़ लेते, जैसे MBA आपने पकड़ लिया, ये काफ़ी कैची है, आप इसको आराम से कर भी सकते हैं। अगर मेंटल एज कभी भी पूछे कॉन्सेप्ट, तो अगर आप भूल भी गए हैं तब भी आपको अगर ट्रिक MBA याद है तो आप बिने लगा देंगे। दूसरी चीज़ बचती है कि अब जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें क्या है, ये IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो IQ देने वाले कौन है? SI।
स्टर्न ने IQ का कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया है? स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने IQ दिया है। टर्मन, अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, पहले ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही था, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, 100 का कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद में ये 100 लेकर आए। कौन लेकर आए? टर्मन। कौन लेकर आए? टर्मन लेकर आए। ठीक है, क्या लेकर आए? टर्मन मल्टीप्लाई करवाया इन्होंने इनटू 100 का, टर्मन ने। तो दो अगर आप याद कर लिए SIQ और MBA, तो मल्टीप्लाई बाई 100 आप टर्मन आराम से कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हर चीज़ को आप ट्रिक से ही करें। 1916 में इन्होंने पूरे फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। तो अब हम अपने इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं, जिसका है कि IQ इज इक्वल टू मेंटल एज। IQ क्या है? इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब ध्यान से समझिए, तो IQ क्या है? MA अपॉन CA इंटू 100। अब क्वेश्चन आता है कि मेंटल एज क्या होती है? तो मेंटल एज को हम कहते हैं मानसिक आयु। अब जैसे देखिए कि हो सकता है कोई 10 या 11 वर्ष का बच्चा है जो कि कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहा है, किंतु वो कक्षा 9 के समस्याओं को हल कर ले रहा है, कक्षा 9 की चीज़ों को जानने में, उसको बताने में वो सक्षम है। इसका अर्थ है कि उसकी जो मानसिक आयु है वो क्या है? अपने एज के अनुसार उसकी मानसिक आयु ज़्यादा है, कि जिस लेवल का बच्चा कर पा रहा है, क्लास 7th में होते हुए वो क्लास 9th की चीज़ों को सम कर ले रहा है, सॉल्व कर ले रहा है। दैट मीन्स उसकी मेंटल एज, उसकी एज कितनी है? 7 साल के क्लास के हिसाब से 10 या 11 वर्ष, किंतु वो क्लास 9th के बच्चे के लेवल क्या कर पा रहा है? कंपीट कर ले रहा है। दैट मीन्स उसकी मेंटल एज ज़्यादा है। वहीं क्रॉनिकल एज या बायोलॉजिकल एज, तैथिक आयु, कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, सिंपल आप याद रखिए, क्रॉनिकल एज दैट मीन्स जो उसका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मैंने बताया कि वो 10 या 11 साल का बच्चा है, तो वो उसकी क्या है? क्रॉनिकल एज है। इसी प्रकार से हम इसको निकालते हैं कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, जितनी उस बच्चे की क्या है? मानसिक आयु है, जितने स्तर का वो कर पा रहा है वो, और डिवाइड किसके साथ हम करते हैं? जितनी उसकी एक्चुअल आयु होती है उसके साथ, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर आपको कोई सम भी देगा तो बस आपको इसी पे रख देना, वैसे सम देता नहीं है। बाकी ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करिए। IQ का जो कॉन्सेप्ट है ये 160 पॉइंट्स के टेबल पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दिया है। तो जो IQ है वो 160 पॉइंट देने वाले एल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिन्होंने बताया कि भाई इंटेलिजेंट को आप 160 पॉइंट में बांटते हैं। उसका जो सबसे हाईएस्ट IQ 160 का है। अगर आप 120 से ऊपर चले जाते हैं तो आप गिफ्टेड बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 5% बच्चे ही गिफ्टेड होते हैं। ठीक है, तो गिफ्टेड बच्चे का IQ होगा तो 120 प्लस होगा। वहीं दूसरा आप सुपीरियर, उसके ऊपर वेरी सुपीरियर, फिर गिफ्टेड। तो उसके बाद आप एवरेज एक याद रखिए, 90 से लेके 109 या 110 तक, 90 to 109 या 110 ये एवरेज का है। एक आप बॉर्डर लाइन का याद रख लीजिए, 70 to 79, और इडियट जो सबसे खराब है वो बिलो 20 हो जाता है। ये कुछ आपकी बात है कि जो IQ का जो टेबल है उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी है। गिफ्टेड से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनके लिए हमें कैसे करिकुलम की यूज़ करना चाहिए। तो इनके लिए हमेशा याद रखिए ही। गिफ्टेड के लिए आप क्या याद रखेंगे? ही याद रखेंगे। ही, गिफ्टेड ही। जैसे गिफ्टेड बच्चे को देखेंगे तो हम हंस देंगे ही। तो ही क्या है आपका? H है हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जैसे क्वेश्चंस को हम इनको क्या करेंगे? देंगे, कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि इनकी थिंकिंग को और बढ़ाएं। और दूसरा क्या है आपका? ई क्या है? एनरिच्ड करिकुलम, कि ऐसा करिकुलम जिसमें एक्स्ट्रा में चीजें दी हो, एनरिच करिकुलम। तो ही का यूज हम गिफ्टेड बच्चों के एजुकेशन में, करिकुलम में डालते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस जो मैंने बताया, इंटेलिजेंस क्या है? सिंपली आप कहें तो आपके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है वही तो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहे हैं दैट इज इंटेलिजेंस। तो क्रिएटिविटी क्या होती है और इंटेलिजेंस क्या होती है? अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, मान लीजिए मैंने आपसे कोई सवाल पूछा और आपने उसका आंसर दे दिया जो आपने कहीं पढ़ा था, तो आपको वो चीज़ याद हो गई, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। बट अगर आपने उसमें अपना भी ऐड कर दिया कि ऐसे भी हो सकता है और उसके कुछ और प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, तो वो क्रिएटिविटी होती है। क्या होती है? क्रिएटिविटी। अगर आप अपने ब्रेन की बात करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसमें
वैसे तो कई सारे लोब्स होते हैं, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक, बट उसमें जो क्रिएटिविटी अगर हम दो भागों में ब्रेन को अपने डिवाइड कर दें तो ये पार्ट क्या होगा, राइट ब्रेन, ये होगा लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन हमेशा किससे बिलोंग करता है, क्रिएटिविटी से यही बिलोंग करता है कि जितनी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच सकते हैं, किसी काम को हम कितने नए तरीके से कर सकते हैं, उसमें और क्या चीज़ जोड़ सकते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिक, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें होल्ड करता है। अब देखिए कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में जो संबंध है वो क्या है, धनात्मक संबंध है, कह सकते हैं पॉजिटिव संबंध है। क्या है, पॉजिटिव संबंध है। अब एक जिसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कब हमें पता लगेगा कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी कब होगा, कब क्रिएटिविटी है तो इंटेलिजेंस होगा। तो देखिए यहाँ एक बच्चा है, ध्यान से सुनिए फोकस होकर, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएटिविटी है, एक बच्चा है जो क्या है, क्रिएटिव है। तो बच्चा क्या है, क्रिएटिव है। तो ये बताइए अगर बच्चा क्रिएटिव है तो क्या वो आंसर नहीं बता पाएगा, बता लेगा, बल्कि उसके और प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी दे सकता है। वो उसको और कुछ नए तरीके से कर सकता है। तो मस्ट बी इंटेलिजेंस, तो जिसके पास सी होगा वो आई होगा ही होगा। मतलब कि क्रिएटिव है बच्चा तो इंटेलिजेंट तो वो होना ही होना है। बट अगर कोई इंटेलिजेंट है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा सवाल और आपने उसका आंसर दे दिया, लेकिन उसके आगे आप नहीं बता पा रहे। अगर मैंने आपसे पूछा अच्छा अब इसको अपने शब्दों में, या इससे हम और कौन सी चीज़ अच्छी बना सकते हैं, कर सकते हैं, आप वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप कर भी लें, हो सकता है नहीं भी कर लें। तो क्या है, जब इंटेलिजेंट कोई बच्चा है तो यहाँ पे दो केस हो सकता है कि वो मे बी क्रिएटिव और मे नॉट बी क्रिएटिव, ये डिपेंड करता है। बट अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, ये चीज़ श्योर है। ठीक, इसको याद करने का एक और है, अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं तो जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अपने पढ़ते हैं तो हम ABCD पढ़ते हैं, तो C फिर D, मान लीजिए A पढ़ा, B पढ़ा, C पढ़ा, D, E, ऐसे ऐसे करते करते F G H फिर I आता है। तो आपको दो से ही मतलब है, C से और I से। तो पहले कौन आता है, C आता है। तो जब C आएगा तो I आएगा कि नहीं आएगा, तो जो C होगा वो I होगा ही होगा, क्योंकि हम पढ़ते तो राइट में ही है, सीधे ही है। तो अगर C है तो I होगा ही होगा, निश्चित है। बट ये बताइए अगर आप रिवर्स में आते हैं I में, तो क्या जो I है उसके पास C होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि I के बाद तो हम I से आगे जाएंगे ना, J K L M, क्या वहाँ C आएगा, नहीं आएगा। तो दैट मीन्स अगर C है तो हम I तक तो पहुंच जाएंगे चलते चलते, बट क्या I से वापस हम आ सकते हैं C पे, नहीं आ सकते। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं अगर आप एग्जाम में फंसते हैं तब। नाउ अब यहाँ पे एलिमेंट्स को देखेंगे। एलिमेंट्स उसके जो तत्व होते हैं किसके हैं, ये लोग क्रिएटिविटी के। कि अगर कोई सृजनात्मकता है, मुझे पता करना है कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है कि नहीं, आपको पता करना है तो कैसे पता चलेगा। हाँ, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम ओफे से याद करेंगे। जैसे हम ओफो बोलते हैं ना, ओफो, तो ओफो को क्या है, OFF और लास्ट में ओ की जगह आप ई रख दीजिए, ओफे। तो ओ से क्या है, ओरिजिनलिटी। इनके जो विचार होते हैं उनमें क्या होती है, मौलिकता होती है। ठीक, कुछ नया करने की, फ्लुएंसी, विचारों में फ्लुएंसी होती है। फिर क्या है, OFF, फिर दूसरा F क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक तरीके से नहीं हुआ तो वो दूसरा तरीका अपना लेंगे, दूसरे से और कुछ नया करके तीसरा कर लेंगे। एलैबोरेशन, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ये एक्सप्लोर, एलैबोरेट करके किसी भी चीज़ को आसानी से ये लोग क्या कर सकते हैं, मोल्ड करके कुछ उसमें से नया आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स है ऑफ जो आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द या फिर इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी। तो 4 की जगह 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो ऑफ याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इंटेलिजेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, वैसे तो कई हैं, बट यहाँ आप सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं। सामाजिक जो बुद्धि है वो क्या है कि समाज में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, किसके सामने क्या बोलना है, ये जो बुद्धि है ये सामाजिक बुद्धि होती है। इमोशनल की बात करें कि इमोशंस क्या होते हैं, दैट फिल कलर्स इन आवर लाइफ, ये किसका है, रैथस का ये डेफिनेशन है। इमोशन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होते हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई बहुत ब्लैंक पर्सन है तो वो भी अच्छा नहीं, और अगर कोई इमोशनली डिस्टर्ब्ड है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कब कहाँ कौन से इमोशंस को शो करना है, तो वो भी चीज़ गलत है। तो इमोशन सबके अंदर है, बट उसको कहाँ पे, कितनी मात्रा में, किस जगह कैसे यूज करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट देने वाले हैं सैलोवे एंड मेयर। इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बुक है जिसको लिखा है डैनियल गोलेमैन ने। डैनियल गोलेमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, और कॉन्सेप्ट देने वाले हैं सैलोवे एंड मेयर। इमोशनल इंटेलिजेंस में कई सारी चीज़ें होती हैं, सेल्फ अवेयरनेस होती है, एम्पैथी होती है, ऐसे कई सारे सोशल स्किल्स होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स जो है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को डिसाइड करते हैं।
ऑलराइट, अब यहाँ पे आते हैं जो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। तो सिंपल सा ये आपको दिख रहा है, कन्वर्ज करना मतलब ये है कि कोई पॉइंट है, अब उसके चारों तरफ इर्द गिर्द सब एक ही आंसर दे रहे हैं, तो ये क्या है, कन्वर्ज हमेशा याद रखिए कि बीच में आके वो गोला बन जाएगा। जैसे ये है तो अब मैंने पूछा, अब सब के सब इधर से बता रहे हैं, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस से बिलोंग, मतलब इसका रिलेशन आप इंटेलिजेंस के साथ लगा सकते हैं। जैसे मैंने कोई क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछा है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का मतलब अब मैंने पूछा कि झांसी की रानी का नाम बताइए, उनका पूरा नाम बताइए, बचपन का नाम बताइए। तो अब आप ऐसा तो है नहीं बहुत अलग हट के बता देंगे, तो वो क्लोज्ड एंडेड है कि वो आंसर उसी के इर्द गिर्द ही जाएगा, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो ऐसे थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। बच्चे का विकास अच्छा इसमें नहीं होता है, वो डाइवर्जेंट में होता है। अब डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, हम लिखते हैं ना रूट डाइवर्जेंट है या डाइवर्ज है। डाइवर्ज का मतलब फैला हुआ है, मतलब क्वेश्चन है उसके प्रोबेबल हम हर तरीके से सोचेंगे। जैसे हम अपने जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, मैप का यूज़ करते हैं या नए नए चीज़ों को अगर हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, तो वो क्या है, हम हर दिशा में सोच रहे हैं कि हम कैसे उस चीज़ को और बेटर करें, सोचते हैं। तो यही चीज़ क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है आपकी। डाइवर्ज करते हैं आप अलग अलग प्रोबेबल दिशाओं में, किस तरीके से हम चीज़ों को इंटीग्रेट करें। इसका संबंध क्रिएटिविटी से होता है, सृजनात्मकता से होता है, और इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में यही है। पहला वर्ड पकड़िए, ओपन। ओपन का मतलब है खुला, खुला मतलब ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे जिन क्वेश्चंस पर आपको अपने अनुभव की, मतलब आपको अपना ये लगाना है, कुछ ना कुछ कॉग्निशन का यूज़ करना है, ब्रेन का यूज़ करना है कि कैसे हम उसको अपने शब्दों में आ गया, या फिर उसमें आप कैसे अपने उस स्पष्ट करिए अपने हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें आपकी ओपन में आएंगी, जबकि क्लोज्ड मतलब बंद है, अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो क्लोज्ड है ही। तो ऐसी चीज़ें इंटेलिजेंस से एसोसिएट होती है और कन्वर्जेंट से। जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करें या फिर क्रिएटिविटी की बात करें, दैट इज एसोसिएटेड विद द डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट आता है पेपर में, लेटरल थिंकिंग क्या होती है। तो लेटरल थिंकिंग भी जैसे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अच्छा, ये दिया किसने है दोनों थिंकिंग को, तो ये देने वाले हैं जेपी गिलफोर्ड। किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड। लेटरल थिंकिंग क्या है, इनडायरेक्ट और क्रिएटिव अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली उसको सॉल्व न करके इनडायरेक्टली तरीके से किस तरीके से उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, दैट इज लेटरल थिंकिंग। और ये भी एसोसिएटेड किससे होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी से। फ्लीन इफेक्ट, एक साल पेपर में आया है फ्लीन इफेक्ट, तो जान लीजिए फ्लीन इफेक्ट का मतलब क्या होता है। इसका संबंध इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं है। और इंटेलिजेंस जो है, अगर आप हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में देखेंगे तो इंटेलिजेंस का ज़्यादा संबंध किससे है, हेरिडिटी से। हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव होता है इंटेलिजेंस पे, किसका, जो अनुवांशिकता है, जो हमको हमारे पेरेंट्स द्वारा मिलता है, ठीक है, जीन्स डीएनए के माध्यम से, उसका प्रभाव इंटेलिजेंस पर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, फ्लीन इफेक्ट जो है, ऐसा होता है कि डिकेड बाय डिकेड या जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है कि हमारी इंटेलिजेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। जैसे इस एज में अभी हम जैसे हैं, 10 साल पहले अगर हमारी ही एज के बच्चे जो थे वो ऐसे नहीं थे। अभी हम कंप्यूटर का यूज़ करना जान रहे हैं, पर क्या हमारे पेरेंट्स हमारी एज में जान रहे थे, नहीं। तो क्या है, कहीं ना कहीं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो टेक्नोलॉजी की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, सोशलाइजेशन अच्छा होने की वजह से, या जो भी है उसकी वजह से क्या है, इंटेलिजेंस डिकेड बाय डिकेड आपकी थोड़ी बढ़ती जाती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की इंटेलिजेंस में वृद्धि होती है। यही है फ्लीन इफेक्ट, इसी को कहते हैं हम फ्लीन इफेक्ट। तो लर्नर्स, आई होप कि थिंकिंग से रिलेटेड जो भी आपकी कंफ्यूजन्स थी या इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ये आपकी क्लियर हो गई हो। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू।